गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। चलो बहुत अच्छे होगे और ठंडी का एंजॉयमेंट भी कर रहे होगे। जबरदस्त ठंड पड़ रही है, निश्चित रूप से आप लोगों के यहाँ भी जबरदस्त ठंड पड़ रही होगी। ठीक है, चलो। लेकिन बच्चों एक सबसे बड़ी बात यह है कि अब एग्जाम का जो समय है वो बहुत ही नजदीक आ रहा है। वास्तविकता यह है कि अब यहां से आपकी मेहनत जबरदस्त ऊंचाइयों पर होनी चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि जब आप पेपर देकर आ रहे हैं और आपका रिजल्ट खुले तो आपके मन में एक पछतावा हो कि थोड़ा सा मैं और मेहनत कर सकती थी या कर सकता था। देखिए अक्सर ऐसा होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पास होने की कगार पे नहीं होंगे, सप्लीमेंट्री आ जाएंगे, रुक जाना नहीं वाले हो जाएंगे। उनके मन में आएगा थोड़ा सा मेहनत कर ली होते तो पास हो जाते अच्छे नंबरों से। कुछ बच्चियों के मन में आएगा कि यार 85%, 84 में रुक गए, 83 में रुक गए, अगर और मेहनत कर लेते तो 90 भी निकल सकता था, पेपर बहुत सरल था। कुछ बच्चों के मन में आएगा यार 90% में जाकर रुक गए, अगर थोड़ा और मेहनत कर लेते तो 94, 95, 96 में भी जाकर रुक सकते थे। देखिए आपके पास मौका केवल एक है और आपको उस मौके का फायदा उठाना है। तो इतनी मेहनत करिए, इतनी शिद्दत से मेहनत करिए कि आपको अपने आप में लगे कि हाँ मैंने अपने एग्जाम के लिए, एक बोर्ड एग्जाम के लिए जबरदस्त मेहनत की हुई है। और जब आपका मन और आप सेटिस्फाइड हो जाएं कि वास्तव में हमने जबरदस्त मेहनत की हुई है, तो फिर निष्फिक्र होकर के आराम से सो जाइए और पढ़ते रहिए। ठीक है, लेकिन जब तक आपका मन ना करे कि नहीं अभी मैंने जबरदस्त मेहनत नहीं की हुई है, मैं और मेहनत कर सकती थी या कर सकता था, तब तक आप मेहनत जरूर करिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप दूसरों को सेटिस्फाइड करने से अच्छा है कि अपने मन को सेटिस्फाइड करिए कि क्या मैं इस बोर्ड एग्जाम के लिए जितना मुझे मेहनत करना चाहिए था, क्या मैं उतनी मेहनत कर रहा हूं या कर रही हूं। अगर नहीं कर रहा हूं, कर रही हूं, तो उस मेहनत को जरूर करिए और सुबह से उठना अब चालू कर दीजिए। मैं देखता हूं काफी सारे बच्चों को, वो बच्चे क्या करेंगे एग्जाम टाइम में 3-3 बजे, 4-4 बजे अलार्म लगा देंगे। 3 बजे अलार्म लगा लिया, घंटी बजी 3 बजे, जनवरी फरवरी मार्च वगैरह में खासकर ऐसे बच्चे करते हैं। 3 बजे अरे अभी तो ठीक है बाद में पढ़ते हैं, पेपर तो परसों है। फिर क्या हो गया, फिर 4 बजे अलार्म लगा, 5 बजे 6 बजे। ऐसे बच्चे जीवन में कभी नहीं पढ़ सकते यार। जब मेहनत करना ही है तो आज से क्यों नहीं परसों या नरसों या 1 महीने या 2 महीने बाद से क्यों करना। सुबह उठना है, आराम से उठो, 4 बजे अभी से उठना चालू कर दो। अच्छा, तो जिनको अच्छा रिजल्ट लाना है वो जरूर उठ करके और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए आपको अच्छा खासा मौका मिल चुका है। 1 हफ्ते क्लास नहीं लगी, आपने उसका रिवीजन भी कर लिया होगा। अब डेली क्लासेस जैसे कि चल रही है, मैंने आपको पहले ही बताया था, क्लासेस बिल्कुल भी मिस नहीं होगी, किसी कारण से नहीं होगी। कितना भी नेटवर्किंग इशू आ जाए, अगर सुबह नहीं लग पाए, शाम को नहीं लग पाई तो रात को होगी, रात को नहीं आधी रात को होगी, लेकिन क्लास जरूर लगेगी। ठीक है, चलो। तो बच्चा हम लोग बात कर रहे हैं ऋणपत्र संबंधी लेखी चैप्टर के बारे में। और अगर बात की जाए तो आज हम लोग इसका पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 1 हम लोगों ने देख लिया, ऋणपत्र क्या है, ऋणपत्रों के प्रकारों के बारे में हम लोगों ने विस्तार पूर्वक से चर्चा की। पार्ट 2 में हम लोगों ने अंश पत्र एवं ऋणपत्र में अंतर देखा। हमने आपको बताया कि किस तरीके से अंश पत्रधारियों से प्राप्त हुई राशि पूंजी कहलाती है, ऋण पत्रधारियों से प्राप्त राशि ऋण कहलाती है। हमने वहां पर यह भी बात की थी कि अंश पत्रधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, जबकि ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं। हमने आपसे यह भी बात की थी कि चूंकि अंश पत्रधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, आता है इन्हें प्रबंध में भाग लेने का भी अधिकार होता है, जबकि ऋण पत्रधारी कंपनी के स्वामी नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें किसी प्रकार से कोई प्रबंध में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। इत्यादि के बारे में हम लोगों ने कल चर्चा कर ली थी। कल एक लास्ट चर्चा हमने की थी, ऋण पत्रों के निर्गमन के समय कौन कौन सी जर्नल प्रविष्टियां की जानी चाहिए, उनके बारे में मैंने विस्तार पूर्वक से आपको बताया था कि जहां जहां अंश पत्र हुआ करता था या शेयर हुआ करता था, वहां वहां अपन को डिवेंचर कर देना है। चलिए इन्हीं के साथ एक पहले हम लोग कुछ टॉपिक और पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहां पे जब हम लोग ऋण पत्र के सवाल पढ़ेंगे तो काफी कुछ मिक्सचर में रहेंगे। यानी यहां पे अल्प विधान भी मिलेगा, अतीय विधान भी मिलेगा, अग्रिम याचना भी मिलेगा, अदत्य याचना भी मिलेगा, एक मुस्त राशि भी मिलेगी। जैसे कि जब हम लोग अंश वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां अलग अलग पॉइंटों में दिया हुआ था, यहां मिक्सअप में दिया होगा। तो क्या फर्क पड़ता है इनके बारे में देखिए। देखिए अंशों का जो निर्गमन होता है, वैसे तो आप सबको पता है कि अंशों का जो निर्गमन होता है वो एक तो रोकड़ के लिए किया जाता है और एक गैर रोकड़ के लिए किया जाता है। ठीक, लेकिन यहां पे मैं बात कर रहा हूं अंशों का निर्गमन रोकड़ के लिए और कैसा, एक मुस्त राशि का भुगतान, एक मुस्त राशि का भुगतान। यानी ऋण पत्रों का निर्गमन किया गया और राशि कैसी प्राप्त हो गई, एक मुस्त। तो उसके लिए एंट्री क्या होगी, एक मुस्त राशि का भुगतान या संपूर्ण राशि एक साथ प्राप्त होना, यह संपूर्ण राशि एक साथ प्राप्त होना, इसकी एंट्री क्या होगी।
बच्चा अब आपको क्वेश्चन में अलग अलग से नहीं करना पड़ेगा। अलग अलग से मतलब जैसे आपने वहां पे जब पढ़ा होगा अंश वाले चैप्टर पे, तो आपने वहां पे देखा होगा कि बहुत डिटेल से वहां पे बताया गया था कि पहले अंशों का सममूल्य पर निर्गमन का सवाल है, फिर अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन के सवाल है, फिर अति अभिधान के सवाल है, फिर अल्पाभिधान के सवाल है, फिर अदत्त याचना के सवाल है, फिर आपका अग्रिम याचना के सवाल है, फिर आपका हरण के सवाल है, फिर आपका इसके सवाल है, फिर आपका गैर रोकड़ के बदले अंशों के निर्गमन के लिए है, फिर आपका संपूर्ण राशि एकमुश्त प्राप्त होने के लिए सवाल है। लेकिन यहाँ पे चीजें थोड़ा सा मिक्सचर मिलेंगी, ठीक है। तो बाकी तो हम लोगों ने पढ़ा ही हुआ है, कुछ चीजें जो यहाँ पे अलग होने वाली हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको बताते चलता हूं। देखिए, एकमुश्त राशि का भुगतान या संपूर्ण राशि का एक साथ प्राप्त होना, या संपूर्ण राशि का एक साथ प्राप्त होना किसकी? ऋण पत्रों की। किसकी? ऋण पत्रों की। तो ऐसी दशा में एंट्री क्या करेंगे? तो ऐसी दशा में एंट्री बच्चा करेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट डीआर। बहुत आराम से बच्चा समझते जाना प्लीज। बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर 2। अब डिवेंचर हमेशा परसेंटेज वाले होते हैं, 10%, 12% या 13% या 14%, जो भी परसेंटेज होगा मैटर नहीं करता। मैंने मान लिया 12%, तो 12% डिवेंचर होल्डर अकाउंट, 12% डिवेंचर होल्डर अकाउंट। आप सबके मन में ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि सर ये 12% का मतलब क्या होता है? बच्चा वैसे तो इस 12% का मतलब हुआ करता है, बच्चा वैसे तो इस 12% का मतलब हुआ करता है कि ये ऋण पत्र 12% वाले हैं। जब इनका शोधन किया जाएगा या इनका भुगतान किया जाएगा ब्याज सहित, तो 12% की दर से किया जाएगा। यहाँ पे 12 की जगह दादा मेरे 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 16 भी, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। क्योंकि यहाँ पे कोई क्वेश्चन मैंने नहीं लिया हुआ, दैट्स वाइज मैंने अपने से 12% यहाँ पे लिख दिया हुआ है। तो 12% डिवेंचर होल्डर अकाउंट, ये इसकी पहली एंट्री होगी। एक मुश्त राशि की 2 ही एंट्रियां हुआ करती थी, जैसा कि आप सबको पता है। तो इसकी दूसरी एंट्री हो जाएगी 12% डिवेंचर होल्डर अकाउंट, 12% डिवेंचर, 12% डिवेंचर होल्डर अकाउंट डीआर टू 12% डिवेंचर अकाउंट, टू 12% डिवेंचर अकाउंट, टू 12% डिवेंचर अकाउंट, टू 12% डिवेंचर अकाउंट। क्लियर है? क्या हो गया? एक सेकंड, हाँ बदल दो, ओके चलो। हाँ, तो बैंक अकाउंट डीआर टू 12% डिवेंचर होल्डर अकाउंट, 12% डिवेंचर होल्डर अकाउंट डीआर टू 12% डिवेंचर अकाउंट कब होगा? संपूर्ण राशि जब एक मुश्त प्राप्त होगी। नरेशन सेम ही रहेगा, बीइंग डिवेंचर, being debenture application money received, being debenture application money transferred to debenture account। तो सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा, यहाँ पे कोई इशू वाली बात नहीं है। और आपका जो भी है वो इस तरीके से रहेगा। आपने देखा होगा जब हम लोग अंशों पर संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त करते थे, तो अंशों के लिए हम लोग एंट्री किया करते थे बैंक अकाउंट डीआर। ध्यान से समझो, जब अंशों की संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हुआ करती थी तो हम लोग एंट्री किया करते थे बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी, अगर समता है तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। क्या किया करते थे? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। क्या किया करते थे? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। और दूसरी एंट्री किया करते थे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डीआर, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बच्चा यही एंट्री हम लोग किया करते थे कब? जब अंशों का संपूर्ण राशि पर एक मुश्त भुगतान हुआ करता था। लेकिन चूंकि यहां पे हमें क्या करना है, ऋण पत्रों का एक मुश्त राशि में भुगतान, तो इक्विटी शेयर होल्डर की जगह 12% डिवेंचर होल्डर होगा। मैंने आपको पहले ही बता रखा है बच्चा कि जहां जहां शेयर होगा वहां वहां क्या लग जाएगा? यहाँ पे डिवेंचर लग जाएगा। 2 बातें एकदम स्पष्ट मैं कर दूं आपको कि कभी भी यहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं पालना है। साफ साफ क्वेश्चन में लिख के आएगा कि संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हुई है तो ऋण पत्र की है, या संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हुई है तो डिवेंचर की है, या सॉरी अंश की है। साफ साफ लिखा मिलेगा भाई। शुरुआत के क्वेश्चन में ही लिखा मिल जाएगा कि 10% वाले ऋण पत्रों का निर्गमन किया गया, इतने रुपया के लिए इतने अंश हैं, संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई है, तो जनरल प्रविष्टियां कीजिए। तो पहले ही आपको पता चल जाएगा कि वो ऋण पत्र वाला है, या अंश पत्र वाला होगा तो अंश पत्र वाला भी पता चल जाएगा। तो परेशान होने वाली कोई भी इसमें बात है नहीं। तो एक तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हो, संपूर्ण राशि
एक मुश्त प्राप्त हो जाएगी या संपूर्ण राशि आवेदन के साथ प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह की एंट्री आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब यहां पे दो चीजें और समझ लीजिए, फिर आगे हम लोग बात करेंगे विस्तार पूर्वक से। ठीक है, एक तो आपका ये हो गया। देखिए मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझा रहा हूं कि शुरुआत में जिस तरीके के क्वेश्चन दिए हुए हैं वहां पे पहले क्या क्या पूछा हुआ है, तो वो सारी थ्योरी में धीरे धीरे आपको बताता चल रहा हूं। ठीक है, इसका दूसरा टॉपिक है बकाया याचना। क्या है? बकाया याचना। बकाया याचना। अच्छा, बकाया याचना को क्या कहते हैं? बोले बकाया याचना को कहते हैं अदत्य याचना। बकाया याचना को क्या कहते हैं? अदत्य याचना। और अगर बात की जाए बच्चा इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉल्स इन एरियर। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर कहते हैं इसको। अब ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए आप। वैसे तो आप सबने बकाया याचना शब्द से बहुत अच्छे तरीके से परिचित होंगे। परिचित इसलिए भी होंगे क्योंकि आपने बकाया याचना के बारे में पहले से पढ़ रखा है। तो यहां पे अंतर क्या है? अंतर कुछ नहीं है बेटा, अंतर केवल डिवेंचर बस का है। बस बकाया याचना वहां पे भी यही होगी, यहां पे भी यही होगी। क्या थी बकाया याचना, इसके बारे में एक बार फिर से सुन लीजिए। देखिए हम सबको पता है कि जो अंशों ऋण पत्रों पर पैसा मांगा जाता है तो अलग अलग किस्तों में मांगा जाता है। एक तो एप्लीकेशन के साथ मांगा जा सकता है, या तो अलॉटमेंट के साथ मांगा जा सकता है, या तो कॉल यानी याचना के साथ मांगा जा सकता है। अब यदि कोई ऐसा अंशधारी है जिसने अलॉटमेंट और याचना का पैसा नहीं दिया है, यदि कोई ऐसा अंशधारी है या ऋण पत्रधारी है, सॉरी, यदि कोई ऐसा ऋण पत्रधारी है जिसने अलॉटमेंट और शेयर कॉल या फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल या फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया हुआ है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अदत्य याचना। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अदत्य याचना, या इसे ही हम लोग कहते हैं बकाया याचना। इसे ही हम लोग कहते हैं बकाया याचना। तो मैं कह सकता हूं कि जब किसी भी अंशधारी के द्वारा आवेदन पर राशि का भुगतान तो कर दिया जाता है, लेकिन अलॉटमेंट या याचना की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो इस प्रकार की याचना को अदत्य या बकाया याचना कहते हैं। अब एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अदत्य या बकाया याचना को कभी भी जब्त नहीं किया जा सकता है। कब? जब वो ऋण पत्रधारी की हो। अदत्य या बकाया याचना को जब्त नहीं किया जा सकता है, तो ये पैसा मांगा कैसे जाएगा? ये पैसा मांगा जाएगा न्यायालय के माध्यम से। ये पैसा कहां से मांगा जाएगा? न्यायालय के माध्यम से। कोर्ट जाना पड़ेगा कंपनी को और कोर्ट से ये पैसा प्राप्त होगा किससे? ऋण पत्रधारी से। तो एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो यही है। आपने बहुत अच्छे तरीके से बच्चा पढ़ा हुआ है, आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है कि अंश पत्र में जब अंश पूंजी वाला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, देखिए अगर आपने अंश पूंजी वाला चैप्टर नहीं पढ़ रखा है तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम तो जाएगी, 101% बात है। ठीक है, क्योंकि ये सेम ही है, एकदम टू कॉपी है, बस अंश की जगह यहां डिवेंचर लगेगा, बस ऋण पत्र लगेगा। तो वहां पे मैंने आपको विस्तार से बताया था कि यदि बकाया राशि है तो वो बकाया राशि को कंपनी अंशधारी से मांगती है। यदि वो बकाया राशि का भुगतान नहीं देता तो कंपनी उससे ब्याज सहित मांगती है। यदि वो तब भी नहीं देता तो संचालक मंडल की सभा में प्रस्ताव पास करवाती है और आगे चल करके एक निश्चित प्रक्रिया के तहत अंशों का क्या कर लिया जाता था? हरण कर लिया जाता था, अंशों को जब्त कर लिया जाता था। जितनी भी राशि उसने अब तक दी हुई है वो सारी की सारी क्या हो जाया करती थी? जब्त, और शेष अंश उससे वापस मांग लिए जाते थे। लेकिन बच्चा ऋण पत्र में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ऋण पत्र में जो भी बकाया राशि है उसको मांगा जाएगा, उस पर ब्याज भी मांगा जाएगा, जो भी निश्चित ब्याज होगी वो ब्याज भी मांगा जाएगा। और यदि ब्याज भी नहीं देता है, बकाया राशि भी नहीं चुकाता है, तो न्यायालय के पास जाया जाएगा और न्यायालय के द्वारा उसका निर्णय किया जाएगा। न्यायालय के द्वारा उसका निर्णय किया जाएगा कि उसको पैसा कितना लौटाना है और किस रेशियो से लौटाना है, ना कि उसके अंशों को जब्त किया जाएगा, सॉरी, ना कि उसके ऋण पत्रों को जब्त किया जाएगा। तो एक ये चीज यहां पे इंपॉर्टेंट थी बकाया याचना में कि यहां जो भी ऋण पत्रधारी ने बकाया राशि का भुगतान जिस भी का नहीं किया हुआ है उसकी राशि का भुगतान न्यायालय के द्वारा उससे करवाया जाएगा। तो यहां पे ऋण पत्रों को जब्त नहीं किया जाता है, ये बात आप निष्फिक्र होकर समझिए। इसका मतलब यह कि ऋण पत्रों का हरण कभी भी हमको नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनको जब्त ही नहीं किया जाता है, और जब इनको जब्त ही नहीं किया जाता है तो इनका हरण कहां से होगा? सिंपल सी बात है। तो टॉपिक बात क्लियर हुई। बकाया याचना के बारे में आएगा तो क्या लिखोगे? सिंपल सी बात लिख दोगे कि जब ऋण पत्रधारी के द्वारा अंशों पर आवेदन की राशि चुका देने के बाद, अंशों पर आवेदन राशि चुका देने के बाद आवंटन और याचना की राशि का भुगतान नहीं कर पाता है, तब उसके
ऋण पत्रों का क्या कर दिया जाता है, हरण नहीं किया जाता है, बल्कि न्यायालय से वो राशि मंगाई जाती है, न्यायालय में वाद किया जाता है और कोर्ट के द्वारा ये फैसला किया जाता है कि कितनी राशि और कितना ब्याज सहित लौटाएगा, और जो राशि वो नहीं देता है उसे ही अद्वितीय बकाया याचना कहते हैं। अब एक सबसे बड़ी बात यह है, आपके मन में आ रही होगी अभी भी कि इसकी एंट्री कैसे करते हैं। तो बच्चा इसकी एंट्री उसी तरीके से करते हैं जैसे कि आप लोगों ने शेयर वाले में किया था। मान लो अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला तो पहले ध्यान से समझो, पहले तो मान लो 12% वाले हैं अगर, तो 12 पहले एंट्री कैसे करेंगे, तो हम सबको पता है पहले तो एंट्री हुआ करती थी 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट DR। ये उसी को बच्चा समझ में आ रही होगी जिसने इसके पहले का चैप्टर पढ़ा हुआ है, और जिसने इसके पहले का चैप्टर पढ़ा हुआ है तो ये चैप्टर 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, वो भी डिटेल पूर्वक से, ठीक है। तो 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू 12% डिवेंचर अकाउंट। मैं कॉल्स इन एरियर की एंट्री वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ठीक है ना, मैं कॉल्स इन एरियर की एंट्री वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। नेक्स्ट क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR, कॉल्स इन एरियर अकाउंट DR, कॉल्स इन एरियर अकाउंट DR टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर है ये बात। इसी तरीके से बच्चा अगर मान लो प्रथम या द्वितीय या तृतीय याचना के बारे में भी होगा तो 12% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू 12% डिवेंचर अकाउंट, बैंक अकाउंट DR, कॉल्स इन एरियर अकाउंट DR टू 12% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सेकंड कॉल में भी होगा तो भी यही होगा, 12% डिवेंचर सेकंड कॉल अकाउंट DR टू 12% डिवेंचर अकाउंट, और बैंक अकाउंट DR, कॉल्स इन एरियर अकाउंट DR टू 12% डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बच्चा एकदम से क्लियर हो रहा है। प्लीज अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा हुआ तो उसको भी जरूर देख के आइएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको वाकई में ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है और समझना है तो आपको इसके पहले वाला चैप्टर यानी कि अंश वाला चैप्टर जरूर पढ़ा होना चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें बच्चा हम लोग वहां पे बात कर चुके हैं। तो क्लियर है, बकाया याचना के बारे में अगर कॉन्सेप्ट आएगा तो आपसे बन जाएगा, निश्चित रूप से बन जाएगा। ये वही कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने शेयर में पढ़ा हुआ था। अंतर केवल इतना है कि वहां पे शेयर हुआ करता था, यहाँ पे डिवेंचर हुआ करेगा। अंतर ये था, वहां पे शेयर कैपिटल हुआ करता था, यहाँ पे केवल डिवेंचर अकाउंट ही होगा। बाकी कॉल्स इन एरियर तो वहां पे भी डेबिट हुआ करता था और यहाँ पे भी डेबिट होगा, लेकिन डेबिट कब होगा, तो डेबिट प्राप्त होने पर होगा, मांगे जाने पर नहीं होगा। भाई कोई भी व्यक्ति मांगे जाने पर ही कम पैसा थोड़ी मांगेगा कि हमको पैसा न दे अंशधारी, तो मांगा तो पूरा जाएगा। जिस अंशधारी ने पैसा नहीं देगा वो कॉल्स इन एरियर पे जाएगा। इसके बारे में बच्चा हम लोगों ने प्रीवियस शो में बहुत डिटेल से बात कर ली है। अब आपके मन में एक प्रश्न जरूर आता होगा, जो अगर मैं एक स्टूडेंट होता या विद्यार्थी होता तो मेरे मन में आता। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। सर अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया अदत्त याचना से आप क्या समझते हैं, तो हमें ऋण पत्र की अदत्त याचना लिख के आनी पड़ेगी कि अंश पत्र की अदत्त याचना लिख के आनी पड़ेगी। और यदि क्वेश्चन में आ गया अदत्त याचना से आप क्या समझते हैं, ऋण पत्र की, या अदत्त याचना से आप क्या समझते हैं, अंश पत्र की। बच्चे एक बात मैं आपको यहां पे क्लियर कर दूं, आज तक क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया, अदत्त याचना से आप क्या समझते हो, बकाया याचना से आप क्या समझते हो, अग्रिम याचना से आप क्या समझते हो, अल्प अभिधान से आप क्या समझते हो, अति अभिधान से आप क्या समझते हो। लेकिन बच्चा कभी भी अगर क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो ये कि अदत्त याचना अंशधारी की समझाइए या अदत्त याचना ऋण पत्रधारी की समझाइए, तो आपको अदत्त याचना या बकाया याचना या अग्रिम याचना हमेशा किसकी समझा के आना है, अंश पत्रधारी की ही समझा के आना है, ठीक है। क्योंकि वहां पे भी मैंने डिटेल से ही बात की हुई है। और यदि कभी आज तक कभी नहीं हुआ कि अदत्त याचना बकाया याचना के बाद लिखा मिले कि ऋण पत्रधारी अंश पत्रधारी की बताइए, और यदि मिल ही जाता है सपोज दैट कि ऋण पत्रधारी की, तो फिर बस वहां पे ऋण पत्रधारी लिख लेना है और कोई भी अंतर वहां पे नहीं आने वाला है। लेकिन आप परेशान मत हो, वहां पे डायरेक्ट लिखा मिलेगा कि अदत्त या बकाया याचना से आप क्या समझते हो, तो आप बहुत ही साधारण शब्दों में लिख के आ सकते हो कि जब अंशधारी के द्वारा आवेदन की राशि भुगतान कर देने के पश्चात आवंटन या याचना की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसे कहते हैं अदत्त याचना या बकाया याचना। फिर उसे ब्याज सहित भुगतान करना पड़ता है अदत्त या बकाया याचना की राशि का। बकाया याचना की राशि जो होती है वो हमेशा प्राप्त होने पर क्या की जाती है, डेबिट की जाती है, कॉल्स इन एरियर की जाती है। और यदि अदत्त याचना की बकाया राशि का भुगतान नहीं कर पाने के पश्चात ब्याज का भुगतान भी नहीं कर पाता है तो
अंशधारियों या कंपनी के द्वारा उन अंशधारियों के अंशों को जब्त कर लिया जाता है। और एक एंट्री आपको करके चले आना है किसकी, बोले कि सर आदत्य याचना की। कहां पे, जब शेयर वाले पोर्शन की हम लोग बात कर रहे थे वहां पे मैंने बहुत डिटेल से बच्चा उसके बारे में बात कर ली थी। ठीक है, देखिए यहां पे जो बातें हो रही है ना वो एक प्रकार की टू द कॉपी है। हमने वहां पे डिटेल से चर्चा कर ली थी, यहां पे भी डिटेल से हमने चर्चा कर ली। सर अगर कुछ ऐसे नालायक भी होगी, मेरा इतना बताने के बाद भी वो बोलेंगे कि अगर सर मान लीजिए हमने ऋण पत्र की आदत्य याचना लिख के आएंगे, बच्चा तब भी तेरा गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आदत्य याचना तो दोनों में होती है, कॉमन सी बात है। ठीक है, चलो ये बातें यहां से खत्म होती हैं। ठीक है, आगे चले हम लोग। चलो आगे चलने से पहले कुछ सवाल देख लेते हैं, क्योंकि शुरुआत के जो हमारे सवाल हैं वो या तो नॉर्मल वाले हैं, या तो एक मुश्त वाले हैं, या तो बकाया याचना वाले। हमने नॉर्मल वाले तो कल ही एंट्री कर ली थी, एक मुश्त वाली आज एंट्री कर ली, और बकाया याचना वाली आज एंट्री कर ली। ठीक है, तो चलो हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखो, अगर आपने, मैंने पहले ही जैसे ही आपको बताया था कि अगर आपने इसके 6 लेशन आपने बड़े अच्छे से पढ़ा हुआ है, 6 या आपकी बुक में 7 भी हो सकता है, मैं अंश पत्र की बात कर रहा हूं फिलहाल। अगर आपने अंश पत्र संबंधी लेके बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं तो ये चैप्टर आपको निश्चित रूप से बिना टाइम को खोटी किए हुए आपको समझ में आ जाएगा, यानी बिना टाइम बर्बाद किए हुए आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही सरल चैप्टर है, मैंने इसीलिए 6 चैप्टर में जी जान लगा करके पूरी एंट्री, पूरे कॉन्सेप्टों को डिटेल से एक्सप्लेन किया है, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बताया था कि 7 चैप्टर 6 चैप्टर से ही मिलता जुलता हुआ है, बस उसकी भी एंट्रियां उसी तरह से होंगी। ऐसा नहीं है कि कॉल्स इन एरियर यहाँ पे क्रेडिट होने वाला है, ऐसा नहीं है कि कॉल्स इन एडवांस यहाँ पे डेबिट होने वाला है, जब मिलेगा तो नहीं, सारी चीजें उसी तरीके से होंगी जैसे कि वहां पे भी हुआ करती थी। लेकिन बच्चा कुछ अंतर तो था, देखिए अंतर था कि नहीं था भाई। वहां आदत्य याचना की राशि का भुगतान यदि अंशधारी नहीं कर पाता था तो कंपनी के द्वारा उसके अंशों को जब्त भी कर लिया जाता था, जबकि यहां पे हमने क्या पढ़ा कि यदि ऋण पत्रधारी बकाया याचना राशि का भुगतान नहीं कर पाता है तो ऋण पत्रधारी के ऋणों को जब्त नहीं कर सकती है कंपनी, बल्कि न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकती है, फिर कोर्ट फैसला सुनाएगा, वही मान्य होगा। तो ये दो चीजें जो बेसिक डिफरेंस थे वो हमने जान ली। वहां पे डिवेंचर कैपिटल, वहां पे शेयर कैपिटल हुआ करता था, यहां केवल डिवेंचर अकाउंट होगा। इस बात को भी विशेष तौर पे ध्यान रखना है अपन को। चलो कुछ सवाल ले लेते हैं तो चीजें थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगे। देखिए एक चीज तो क्लियर है कि जो ऋण पत्रों का भी निर्गमन किया जाता है वो 2 के रूप में किया जाएगा, एक तो रोकड़ के बदले ऋण पत्रों का निर्गमन, एक तो होगा गैर रोकड़ के बदले। गैर रोकड़ के बदले मतलब रोकड़ ना प्राप्त करके मशीन प्राप्त कर ली, बिल्डिंग प्राप्त कर ली, फर्नीचर प्राप्त कर लिया, ठीक है, कोई व्यवसाय ही परचेज कर लिया, यानी कि पैसा ना प्राप्त कर करके कुछ अन्य संपत्ति को प्राप्त कर लेता है, तो यही कहलाता है कि ऋण पत्रों का निर्गमन रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले। हम लोगों ने डिटेल से इसके बारे में चर्चा कर रखी है कि रोकड़ के बदले अन्य का, ठीक है। जैसे कि देखो जो अंशों का निर्गमन, ऋण पत्रों का जो निर्गमन किया जाता है, बार बार अंश आ जाते हैं तो प्लीज समझ जाना आपकी हम ऋण पत्र की बात कर रहे हैं। जो ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है, बच्चा परेशान मत हो, मैं कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ने वाला हूं, यह बात एकदम श्योर है। जो ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है वो बेसिकली 2 उसके आधार होते हैं। पहला, या तो रोकड़ के लिए, या तो रोकड़ के लिए, या तो रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले। अब रोकड़ के अतिरिक्त किससे होगा, तो रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले, रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले ये होता था। अभी हम लोगों को बात करनी है रोकड़ के लिए और फिर हम लोग बात करेंगे रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले। अब अन्य प्रतिफल के बदले जैसे कि व्यवसाय खरीदने के लिए पैसा ना प्राप्त करे ऋण पत्रधारी से, अन्य प्रतिफल के बदले जैसे कोई भी संपत्ति खरीद लेता है, ऋण पत्र दे देता है, मान लो फर्नीचर खरीद लिया, मान लो बिल्डिंग खरीद लिया, मशीनरी खरीद लेता है और उसके बदले वो किसको पकड़ा देता है, तो ऋण पत्रों को पकड़ा देता है, तो ये ऋण पत्रों का निर्गमन कहलाता है रोकड़ के लिए और ये ऋण पत्रों का निर्गमन कहलाता है अन्य प्रतिफल के बदले। अब अन्य प्रतिफल का मतलब क्या होता है, व्यवसाय भी हो सकता है या संपत्ति भी हो सकती है, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, एक बच्चा मेरे को कमेंट करके बोल रहा था कि सर आदत्य याचना अगर ऋण पत्र की है तो कितनी परसेंटेज से रेट दिया जाता है। बिल्कुल रेट का कोई डिक्लेरेशन यहाँ पे नहीं है,
तो जो रेट दिया रहेगा उसी रेट से वहां पे ब्याज ले लिया जाएगा बकाया राशि पर। ठीक है, क्लियर है? चलो ठीक है, अगर होता तो मैं जरूर बताता, जैसे कि मैंने अंश वाले में बताया हुआ था। चलो ठीक है, तो आते हैं अपने पहले क्वेश्चन में। वैसे तो फॉर्मेलिटी है, पहला क्वेश्चन आप सबसे बन गया होगा, काफी सारे बच्चे तो कर भी लिए होंगे, लेकिन क्योंकि पहला क्वेश्चन है, देखो लाइफ में पहला चीज कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, पहला चीज मतलब पहला सवाल जर्नल एंट्री। ठीक है, डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट DR, अमाउंट CR। ठीक है, इसको लिखे यहां पे। चलो पहला सवाल है भाई, लिख ही लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग बोलोगे कि सर ने पहले ही सवाल से नहीं लिखा हुआ है डेट पार्टिकुलर। ठीक है, डेट पार्टिकुलर, LF, अमाउंट DR और अमाउंट CR। अमाउंट CR, ध्यान से देखना क्वेश्चन। एक्स कंपनी लिमिटेड ने 5012% ऋण पत्र पर 100 रुपया वाले जनता में निर्गमित किए। देखो 5000 रुपया वाले हैं, पहले कुछ चीजें यहां पे लिख लेते हैं। 5000 रुपया के हैं। ठीक है, कितने परसेंट वाले हैं? बोले सर 12% वाले हैं। ठीक है, 12% वाले हैं कितने? बोले सर टोटल 100 हैं। टोटल हैं कितने? बोले सर टोटल 100 हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर बात की जाए तो आवेदन पर कितना प्राप्त हुआ है? बोले एप्लीकेशन के साथ है 25 रुपया। एप्लीकेशन के साथ कितना है? 25 रुपया है। अलॉटमेंट के साथ भी कितना है? 25 रुपया है। और शेष अंतिम याचना या पहली या अंतिम याचना के साथ है, और शेष कितना हो जाएगा? 50। काफी सारे बच्चे यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर शेष 50 कहां से आ गया? अरे स्टूपिड नालायको, जब टोटल 100 अंश है, टोटल 100 ऋण पत्र हैं, 25 एप्लीकेशन के साथ दे दिए गए हैं, 25 अलॉटमेंट के साथ दे दिए गए हैं, 50 दे दिए गए हैं, तो बचे कितने? बोले 50। और वो 50 किनके साथ होंगे? बोले वो 50 शेयर काल के साथ होंगे। अब याचना बस दिया है तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल मान लेना, या तो शेयर फाइनल काल बस मान लेना। ठीक है, जब एक ही याचना दी जाती है तो वो लास्ट ही कहलाती है बेटा। समझ गए बात को? ठीक है, अब जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई इशू वाली बात यहां पे है नहीं। सबसे पहले एंट्री क्या हो जाएगी? बोले सबसे पहले एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट DR। देखिए ये आप अगर ऊपर कर लोगे तो आपके लिए थोड़ा सा सुविधा हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि ये अंतिम वाला दिया हुआ नहीं होता है और आप यहीं पे मिस्टेक्स करके आ जाते हो। ठीक है, जबकि हमें पता होना चाहिए कि यदि टोटल 100 ही ऋण पत्र हैं और यदि एप्लीकेशन के साथ 25 रुपया दिया गया है, अलॉटमेंट के साथ इतना रुपया दिया गया, तो निश्चित रूप से यहां पर शेष वाले में क्या आएगा? उसका घटा करके जो बचा हुआ होगा पूरा का पूरा आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट DR टू 12% डिवेंचर टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन लिखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। 25 पंचे कितना होता है? 125 होता है, यानी कि 1,25,000, 1,25,000, 1,25,000, 1,25,000 रिसीव्ड हो गया। आगे यदि बात की जाए तो दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी? तो दूसरी एंट्री हो जाएगी 12%, हो सकता है यहाँ पे चमक रहा हो तो लाइटिंग है, तो 12% डिवेंचर, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू 12% डिवेंचर अकाउंट, टू 12% डिवेंचर अकाउंट, टू 12% डिवेंचर अकाउंट, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू 12% डिवेंचर अकाउंट। कितना आएगा? बोले वही पे आ जाएगा 1,25,000, 1,25,000। आप में से काफी सारे बच्चे मेरे से पूछ सकते हैं सर इसका नरेशन क्या हो जाएगा? तो बेटा इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट।
बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी, क्या नरेशन हो जाएगा? बोले इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू डिवेंचर अकाउंट, बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। कितना? बोले 1,25,000 और 1,25,000। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, एक बार फिर से मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर आपको वाकई में ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है तो आपको अंश पत्र के जितने भी वीडियो पढ़ाए गए हैं वो सारे वीडियो को अच्छे से देख के आओ, तो ये चैप्टर आपको और भी अच्छे से समझ में आने वाला है। हालांकि काफी सारे बच्चे देखे हुए हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे तो उनको लग रहा होगा कि ये चैप्टर तो शुरुआत से चालू है, 7 चैप्टर तो हम यहां से पढ़ने लगेंगे तो हमको समझ में आने लगेगा। उनको समझ में तो आएगा, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आपने 6 चैप्टर का पढ़ा हुआ है अंश पूंजी वाले का, तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये होगा। अच्छा, अलॉटमेंट की अगर बात कर लिया जाए नेक्स्ट, तो 12% डिवेंचर अलॉटमेंट, 12% डिवेंचर अलॉटमेंट, 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू 12% डिवेंचर अकाउंट, टू 12% डिवेंचर अकाउंट, टू 12% डिवेंचर अकाउंट, 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू 12% डिवेंचर अकाउंट। कितना आएगा? बोले यहां पे आ जाएगा 5,000 गुणे 25, अलॉटमेंट के साथ भी 25 है, यानी कि 1,25,000, यानी कि 1,25,000, यानी कि 1,25,000। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर टू 12%, टू 12% बैंक अकाउंट डीआर टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना आ जाएगा? बोले 1,25,000। कितना आ जाएगा? बोले 1,25,000। कितना आ जाएगा? बोले 1,25,000। लास्ट एंट्री क्या हो जाएगी इसकी? 12% डिवेंचर, 12% डिवेंचर। अब देखो शेष याचना पर है, याचना का मतलब अंतिम याचना ही होगी, तो बीइंग डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल साथ में लिख दो। सर फर्स्ट तो नहीं लिखा हुआ है, तो फर्स्ट एंड फाइनल हमेशा साथ में लिखी जाती है, प्रथम एवं अंतिम है। या तो बीइंग 12% डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट लिख दोगे तब भी सही है, 12% डिवेंचर कॉल अकाउंट लिख दोगे तब भी सही है, लेकिन फर्स्ट कॉल बस मत लिखना। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू 12% डिवेंचर अकाउंट, टू 12% डिवेंचर अकाउंट, टू 12% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, इसका कितना आएगा? बोले 5,000 गुणे कितना है? बोले 50 है, तो 5 25 यानी 2,50,000, यानी कि 2,50,000, यानी कि 2,50,000। अगली एंट्री की अगर बात की जाए तो क्या है? बोले बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डीआर टू 12% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट। कितना आ जाएगा? बोले 2,50,000, 2,50,000। कितना कर देंगे? 2,50,000 टोटल यहां पे कर देंगे। टोटल आप सबको पता है कितना आ जाएगा? 2 दूना 5 हो जाएगा, और 5 5 5 5 2 7,50,000, 7,50,000 में ये हो जाएगा 8 1 9 लाख। टोटल कितना आ जाएगा? बोले टोटल हो जाएगा 9 लाख रुपया। ठीक है, टोटल कितना कर देंगे अपन? 9 1 10 लाख हो जाएगा क्या भाई? 2 दूना 5 6 7 8 9 25 चौको 100, 10 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल कर दो कितना? 10 लाख रुपया। कोई दिक्कत नहीं है, टोटल कितना हमने कर दिया? 10 लाख रुपया। ठीक है, नरेशन में कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं, बहुत ही सिंपल सा है। देखो यहां तक का हमने पहले ही बात कर ली थी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड या बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट, बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी बिकम ड्यू, बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल, बीइंग डिवेंचर फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल मनी बिकम ड्यू, बीइंग शेयर, बीइंग डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड।
तो सिंपल सी बात है, जैसे वहां पे नरेशन हुआ करता था वैसे यहां पे भी नरेशन होगा, शेयर की जगह क्या लग जाया करेगा, डिवेंचर लग जाया करेगा। क्लियर है ये बात, आपको समझ में आ रहा है? आप सभी लोगों को निश्चित रूप से आप सभी को समझ में आ रहा होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं अपने अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं बच्चा अपने अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 2। इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट खींच लो, ठीक है। चलो देखिए, ये चैप्टर तो आपका बहुत ही सरल है, इसमें कोई दिक्कत जाने वाली है नहीं, लेकिन आपकी अब जो मेन कॉन्सेप्ट है आपका वो अवकाश गणना वाले भी आपसे जल्दी बन जाएगा। हालांकि चैप्टर थोड़ा सा लेंदी जरूर है, लेकिन आपसे बन जाएगा क्योंकि आप लोगों ने प्रवेश वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है। तो आपको रिवेल्युएशन में इतनी पंचायत जाएगी नहीं, और रिवेल्युएशन ही तो मेन हुआ करता था। पार्टनर्स कैपिटल भी प्रारूप मैंने आपको बताया हुआ सेम ही रहेगा, अंतर क्या होगा इसके बाद जब हम लोग उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको डिटेल से बताएंगे। बच्चा परेशान मत हो, सारे चैप्टर धीरे धीरे कंप्लीट कराएंगे, A to Z कंप्लीट कराएंगे। आपके एग्जाम तक आपके पास ये सारे वीडियो पड़े रहेंगी, आप मन मर्जी टाइम रिवीजन करना। आपको एग्जाम टाइम में पूरी मोस्ट क्लासेस भी बताई जाएंगी लंबी लंबी लेकर के, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बस डाटा बचा के रखा करिएगा, ठीक है। लंबी क्लास लेने के लिए डाटा बचा के जरूर रखना है। ओके, चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। चलो बहुत ही सिंपल सा है क्वेश्चन नंबर 2 भी। डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट DR और अमाउंट CR। क्वेश्चन चूंकि एक मुश्त का है इसलिए मैंने लाइन भी छोटी बनाई हुई है। क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि कमल लिमिटेड ने 8,013% ऋण पत्र 100 रुपया वाले निर्गमित किए। इन पत्रों पर या इन ऋण पत्रों पर समस्त राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई है। जर्नल प्रविष्टियां कीजिए, जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। देखिए 8,000 थे, कितने थे, बोले 8,000 थे। कितने परसेंट वाले थे, बोले 13% वाले थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक भी। कितने रुपया थे, तो बोले 100 रुपया थे, 100 ही रुपया थे, कोई इशू वाली बात यहाँ पे है नहीं। ना तो ये प्रीमियम पर निर्गमित किए गए थे और ना ही ये बट्टे पर निर्गमित किए गए थे। संपूर्ण राशि यदि प्रीमियम या बट्टे पर प्राप्त होती है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर किया करती है, लेकिन यहाँ पे नहीं किया करती है। तो नॉर्मल वाला देख लो, बहुत ही सिंपल सा है भाई। पहली एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR टू 13% डिवेंचर होल्डर अकाउंट, टू 13% डिवेंचर होल्डर अकाउंट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है। और दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, 13% डिवेंचर होल्डर अकाउंट DR टू 13% डिवेंचर अकाउंट। खत्म कहानी, बस बेटा कुछ भी नहीं था सवाल पे, सीधे कर दो 8,000 गुणे 100, यानी कि 8 लाख। 8,000 गुणे 100 का मतलब क्या हो गया, 8 लाख। 8,000 गुणे 100 का मतलब क्या होता है, 8 लाख। 8,000 गुणे 100 का मतलब क्या होता है, 8 लाख। 8,000 गुणे 100 का मतलब क्या होता है, 8 लाख, ठीक है। टोटल कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे बच्चा टोटल कितना आ जाएगा, 16 लाख। टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे, 16 लाख। टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे, 16 लाख, ठीक है। टोटल कितना आ जाएगा आपके यहाँ पे, टोटल आ जाएगा 16 लाख। कोई दिक्कत बेटा, बहुत ही सिंपल सा था ना। 8 लाख और 8 लाख टोटल कितना आ जाएगा, 16 लाख आ जाएगा। बैंक अकाउंट DR टू 13% डिवेंचर होल्डर अकाउंट, 13% डिवेंचर होल्डर अकाउंट DR टू 13% डिवेंचर अकाउंट। ये बच्चा कहलाता है एक मुश्त राशि। ये क्या कहलाता है, एक मुश्त राशि कहलाती है। अब देखिए आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे लॉजिकली बता दूं, हालांकि आगे तो जब अपन बट्टे वगैरह में पढ़ेंगे तो इसके एक मुश्त वैसे भी पढ़ने वाले हैं, या आप प्रीमियम वगैरह में पढ़ेंगे। जब भी आप प्रीमियम का करना एक मुश्त, जब भी आप बट्टे के एक मुश्त करना, तो पहली राशि इसकी लिखना फिर इसकी लिखना, ठीक है। पहले राशि इसकी लिखना फिर इसकी लिखना, क्योंकि अगर यहीं पे मान लो प्रीमियम होता 10 रुपया का, तो 13% डिवेंचर होल्डर अकाउंट DR टू 13% डिवेंचर अकाउंट टू
टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और यहां से जुड़ करके जो राशि आती वो यहां लिखी जाती। उसी तरीके से जब डिस्काउंट का होता, अगर मान लो सपोज इसी सवाल पे, बात को समझो, ऐसे क्वेश्चन आगे मिलेंगे, ठीक है, यहां पे मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं। बाकी जब हम लोग प्रीमियम वाले सवाल पढ़ेंगे और जब हम लोग बट्टे वाले सवाल, चलो इसको हटाओ, वहां पे बताएंगे, यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता हूं, ठीक है। चलो ठीक है, जब प्रीमियम वाला सवाल बताएंगे तो एक मुश्त बताएंगे, क्योंकि याद रखना एक मुश्त का सवाल जरूर आया करता है, अंशों के प्रीमियम पर भी तो आया ही करता है, साथ साथ ऋण पत्रों का प्रीमियम वाला, और चूंकि अंशों पर तो बट्टे का है नहीं, लेकिन ऋण पत्रों का बट्टे पर भी है, तो एक मुश्त बट्टा और प्रीमियम पर भी दे दिया करता है। कई बार बच्चे यहीं पे कंफ्यूजन हुआ करता है। तो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब हम लोग ऋण पत्रों का प्रीमियम पर निर्गमन पढ़ेंगे या ऋण पत्रों का बट्टे पर निर्गमन पढ़ेंगे, तो वहां पर अगर इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। चलो आगे के इसके सवाल आप लोग लगाइएगा, तीसरा चौथा निश्चित रूप से आपसे बन जाएगा, वरना कल तो हम लोग आएंगे ही। अद्वितीय याचना वाले सवाल हैं तीसरे चौथे से, तो जरूर पढ़ेंगे। देखिए एक बात मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि अब मेरी क्लासेस रेगुलर चालू हो गई हैं। देखिए मेरी क्लासेस जो भी है 40 से 45 से 50 मिनट की होती हैं। तो आपको क्या लगता है, अगर यही क्लास आप अपने स्कूल पे लोगे या मैं स्कूल में पढ़ाता तो 1.5 घंटे में पढ़ाता या 2 दिन में पढ़ाता? क्योंकि बच्चे यहाँ पे आप देख रहे हो कि 40 से 45 मिनट तक केवल और केवल पढ़ाई के बारे में बात होती है। आपका 30 से 35 मिनट का लेक्चर होता है, जिसमें 8 से 10 मिनट तो आपको पता है कि आने जाने में मुश्किल से 10 से 20 मिनट आप ही पढ़ पाते हो। लेकिन यहाँ पे जो भी क्लास होती है 40 से 45 मिनट की, वो पूरी आप 45 मिनट की पढ़ते हो या पूरी आप 50 मिनट की पढ़ते हो। इसलिए बच्चा ईमानदारी वाली बात यह है कि आप मन लगाकर मेहनत करिए, मन लगा करके पढ़िए। देखिए मैं एक बार फिर से आपसे कह रहा हूं कि आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ाई जाएगी, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। सर क्या बात कर रहे हैं, परेशान ना होइए, कब पढ़ाएंगे आप? बिल्कुल इकोनॉमिक्स की भी रेगुलर क्लासेस हम लोग चालू करने वाले हैं। थोड़ा सा शेड्यूल वाला टाइमिंग फिट हो जाए। अभी अकाउंट तो चल ही रही है कंटिन्यू, इंग्लिश भी कंटिन्यू चल रही है, इकोनॉमिक्स को भी कंटिन्यू ले लेते हैं। एक्चुअली ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा कि 3-4 चैप्टर बचे हुए हैं, तो आराम से उनको पढ़ते चलेंगे और इकोनॉमिक्स के सेशन को अपन पीछे से पढ़ाना चालू करेंगे। काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमको पता नहीं चलता इकोनॉमिक्स में क्या हटा है। तो देखो इकोनॉमिक्स में आय वाला चैप्टर यानी राष्ट्रीय आय वाले जो पूरे 3-4 चैप्टर हैं वहां के, और जो रोजगार वाले हैं जहां पे लिखा होगा रोजगार का सिद्धांत, जहां पे लिखा होगा पूर्ण रोजगार, जहां पे लिखा होगा अपूर्ण रोजगार, ये वाला चैप्टर आपका हटा हुआ है, तो आप इसको नहीं पढ़ना है, बाकी आपको सब पढ़ना है। देखिए व्यवसायिक अध्ययन में कोई भी चैप्टर नहीं हटा हुआ है अभी तक, तो आपको वो पूरी ही पढ़ना है निश्चित रूप से, ठीक है। और एक बार फिर से मैं आपसे कह रहा हूं कि प्लीज ईमानदारी से मेहनत जारी कर दीजिए। जहां पे भी आपको पुराने क्वेश्चनों में प्रॉब्लम आ रही है, आप बिल्कुल निष्फिक्र होकर हमसे पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई अमित सर के द्वारा अवश्य ही दिया जाएगा। अगर आपको इंग्लिश में कोई भी डाउट है तो आप सबके पास अजय सर का नंबर है, आप अजय सर से भी बात करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ओके बच्चे, तो चलिए इन्हीं बातों के साथ आज हम लोग अलविदा कहते हैं। कल हम लोगों की मुलाकात फिर होगी इसी समय पर, इसी टाइम पे। तब तक देखना ना भूलिए इसका अगला एपिसोड। आपने मुझे सुना, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, और अपना स्नेह और प्यार इसी तरीके से आप बना के रखें। और आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया इस बात का भी कि पिछले 1 हफ्ते या 8 दिन क्लास जो भी नहीं लगी हुई है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से हमें सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। अगर इसी तरीके से अच्छी बात है, देखो समझना भी चाहिए। आपको पता है कि आप लोग जुलाई से हमारी क्लास को लिए हुए हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने 1 हफ्ते की छुट्टी मारी हो, लेकिन चूंकि इस टाइम पे लगन कम थी, घर में फंक्शन था, जिसके कारण से ऐसा हुआ। लेकिन इसके साथ ही हमने ये भी डिसीजन लिया कि हम लोग फीस भी 20 तारीख को ना लेकर के, अगर हमने 8 दिन क्लास नहीं लिया तो हम 10 दिन की फीस नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये तो खैर अच्छी बात है आप लोगों के लिए भी। काफी सारे बच्चे हालांकि मैसेज किए कि सर नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं थी, फीस 20 को ही पेड कर दी जाए, लेकिन ये उनका बड़प्पन है। बेटा कोई दिक्कत नहीं है, फीस तो अब 1 तारीख को ही ली जाएगी, ठीक है। चलिए तो अपनी मेहनत करिए, फीस वगैरह हम लोग आपसे लेते रहेंगे। अपना सहयोग बना के रखो, वीडियो को शेयर ना करें ताकि आप अंत तक पढ़ सकें हमसे, ठीक है, ताकि आप अंत तक हमसे पढ़ सके। इस बात को विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि दूसरों को कल्याण करने के चक्कर में खुद का कल्याण ना हो पाए। तो चलिए ठीक है, कल हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच।